नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नैनीताल जिले के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेजेएन न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। ये प्रदीप बिष्ट जी नैनीताल जिले के दूसरे बार जिलाध्यक्ष बने हैं और अब इलेक्शंस भी पास में हैं, तो जनता के बहुत सारे सवाल हैं। उन्हीं सवालों को लेकर हम आज प्रदीप बिष्ट जी के साथ हैं। सर, जैसे इलेक्शन अब करीब हैं, तो आपकी पार्टी का क्या कुछ रोड मैप है इलेक्शंस को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके लिए कहा जाता है एक चुनाव के बाद दूसरी चुनाव की तैयारियों के लिए अपना काम करने लगती है। जी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर सदा काम करने वाला एक संगठन है। जी। हमारा कैडर बूथ तक है और हम उस कैडर को आगे बढ़ाते हुए पन्ने तक ले जाने वाले हैं। निश्चित तौर पर आने वाली भारतीय जनता पार्टी की 6 सीटों में से 6 सीट हम यहाँ जीते, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। हम सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने यह लक्ष्य लिया है। जी, तो सर आगे जिले के लिए, आप लोगों के लिए, जिले के जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या कुछ करने की प्लानिंग्स हैं? अभी हम सभी लोग अब हम चुनावी मोड में धीरे धीरे जा रहे हैं। जी। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी प्रदेश नेतृत्व एवं केंद्रीय नेतृत्व लगातार हमें अपने कार्यक्रम देता है। जी। कल ये हमारी प्रदेश की सह प्रभारी सांसद रेखा जी ने यहाँ आगमन हुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बात रखी, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा प्रदान करी। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बंशीधर भगत जी लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर अपनी बात रखते हैं। जी। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सरकार की योजनाओं को लगातार जनता के बीच तक ला रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यानी और वो योजनाएं भी जो हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे मध्यम वर्गीय के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, यानी कह सकते हैं पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए जिस प्रकार मुख्यमंत्री योजनाएं बना रहे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष लगातार प्रवास कर रहे हैं, हमारे प्रभारी लोग लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की 6 सीटें ही नहीं जीतेंगे, बहुत बड़े अंतर से जीतते हो जाएंगे, क्योंकि आप भी देखेंगे कि कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आती। जी। किस तरह की योजना है सर? युवा, क्योंकि हम बात करें तो बहुत युवाओं की तादाद ज्यादा है, तो क्या कुछ युवा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? बिल्कुल, सरकार एक तरफ बेरोजगारों के लिए लगातार सरकारी नौकरियों का विज्ञापन निकाल रही है। जी। आप देख रहे होंगे, टीचर्स हो, पुलिस की भर्ती हो। अभी हमारी सरकार ने पूरे पहाड़ के लिए कैंपा के माध्यम से वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, नौकरियाँ मिले, उसके लिए छोटी छोटी नौकरियों को निकाला, जिसमें जंगल को आग से बचाने के लिए हम लोग रखेंगे, वहाँ पर बंदरों को भगाने के लिए, लंगूरों को भगाने के लिए, इस प्रकार की छोटे छोटे पहाड़ के लोगों को भी रोजगार मिले। वहीं स्वरोजगार के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। सरकार लोन दे रही है। अभी आपने देखा किसानों को बिना ब्याज का ऋण हमने दिया। आपदा के काल में जितने भी लोग आए, 10,000 से लेकर जितना उन्होंने लोन मांगा, लगातार सरकार ने उनको लोन उपलब्ध कराने का काम किया है। इसके अलावा हम उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हम यहाँ पर फिल्मों को एक मोस्ट फ्रेंडली फिल्म का वातावरण यहाँ बने, फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो, इस तरीके के वातावरण निर्माण करने का काम कर रहे हैं, जिससे लगातार आप देख रहे होंगे जहाँ फिल्मों की शूटिंग बढ़ रही है, स्थानीय चीज़ों को रोजगार मिल रहा है, स्थानीय चीज़ों की सब चीज़ें बढ़ रही हैं, उनको काम मिल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सरकार चारों ओर को अपने विकास के द्वारा और अपने संगठन को मजबूत करते हुए जिसे कह सकते हैं कि अभेद किला बनाने में लगा हुआ है, और जिसको किसी भी दल को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होने वाला है। जी सर, मतलब हम युवा ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी प्लानिंग्स हैं उनको सुचारू रूप से चलाया भी जाएगा, सिर्फ प्लानिंग्स तक ही वो नहीं रहेगा। नहीं, प्लानिंग नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी का एक बहुत स्पष्ट सोच है। जी। काम ज्यादा बातें कम। जी। आपने देखा होगा इस प्रदेश में गाल बजाने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, घोषणाएं अरबों रुपए की, जमीन पर कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं, जितना कहते हैं उतना करते हैं, और इसलिए हमारा स्लोगन भी रहता है, काम ज्यादा बातें कम। इसलिए जो मैं बातें कह रहा हूं ये आपको धरातल पे दिख रही है। आज आप किसानों से पूछिए, जो बड़ी संख्या में कोरोना के काल में बाहर के
स्टेटों से हमारे वहाँ के युवा आए थे। कई आपको अपने स्वरोजगार करते हुए दिख रहे होंगे। समय समय पर आप लोग भी, सब लोग चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य अन्य सोशल मीडिया में हमें जानकारी मिलती रहती है किस प्रकार सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से, सरकार की सहायताओं की वजह से उन्होंने अपना कारोबार करा है। और अब कोरोना काल के बाद नई इंडस्ट्रियां भी इस प्रदेश में आने वाली हैं। तो युवाओं के लिए हमेशा सरकार तत्पर है। अभी जल्दी से युवा आयोग भी बनाने की बात हो रही है। तो इसलिए सरकार को युवाओं की चिंता है, युवा यहाँ की जवानी यहीं के काम आए, सरकार इस पर काम कर रही है। जी सर, इलेक्शंस आप लड़ेंगे क्या? क्योंकि इलेक्शंस भी करीब हैं। ये निर्णय तो पार्टी के नेतृत्व का होता है जी। मुझ जैसे जैसे सामान्य कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता था, मुझे अनेकों पार्टी के दायित्व दिए, जिलाध्यक्ष बना दिया, 2 बार जिलाध्यक्ष बना दिया, बड़ा जिला बना, फिर अध्यक्ष बना दिया। जी जी जी। तो ये निर्णय पार्टी का होता है और मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज की सेवा कर रहा हूँ। और जब हमने सेवा का ये व्रत लिया है तो जनता के बीच में जाकर सीधे जिसे कह सकते हैं चुनाव के माध्यम से भी अल्टीमेटली जनता की सेवा करनी है। अब पार्टी को निर्णय करना है कि वो जनता के बीच में सीधे भेजकर मुझे जनता की सेवा कराना चाहती है या पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के दायित्व के द्वारा मुझे सेवा कराना चाहती है। अगर पार्टी कहेगी भाई जनता के बीच में जाओ और वहां जाकर चुनाव फाइट करके जनता की अब आपको सेवा करनी है, तो मैं पार्टी का जो आदेश होगा अपने सिर माथे पर होगा, उसको सिरोधारी करते हुए जनता के बीच में जाऊंगा। अगर पार्टी सर कहती है कि आप लड़िए चुनाव, तो आप कहां से लड़ेंगे? यह भी निर्णय पार्टी करेगी जी। भाई, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ तो हर निर्णय हम अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व पर छोड़ते हैं। और हमें आज तक हम कह सकते हैं कि पार्टी का किया हुआ जो भी निर्णय होता है वो 100% सही होता है, 100% सही होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर अगर अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता है, इस उत्तराखंड की जनता की चिंता करने की आवश्यकता है, इस जिले की जनता की चिंता करने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है। वो काम अभी मैं कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि कहां से चुनाव लड़ना, वो पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी अगर मुझसे पूछेगी कि आपको कहां से लड़ना चाहते हैं, तो मैं पार्टी को अपना मन उस समय के जो हमसे पूछेंगे हमारे हाईकमान को, उसी समय बताऊंगा। लेकिन अभी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में कह रही है पार्टी की सेवा करिए और पार्टी को मजबूत करिए। मैं लगातार दौरे कर उसी को मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूँ, युवा साथियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, पिछड़ों के साथ, अनुसूचित बंधु, जनजाति, अल्पसंख्यक, सब लोग, समाज के प्रबुद्ध लोगों को साथ, अपने खेल प्रेमियों के साथ, अपने एनजीओ में काम करने वाले लोगों के साथ, यानी जो भी उत्तराखंड का भला चाहते हैं, जो भी जनता की सेवा के लिए आना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि सब लोग एक साथ आकर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस उत्तराखंड की सेवा करें। मैं भी सेवा करना चाहता हूं। अब वो माध्यम कहाँ होगा, किस क्षेत्र का होगा, किस रूप से होगा, ये सब पार्टी को निर्णय करना है। पार्टी जैसा निर्णय करती है। मैंने कहा मैं तो बहुत सामान्य एक वार्ड का कार्यकर्ता था, पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया है। हम पार्टी के पीछे चलने वाले लोग हैं। पार्टी मुझे जिस भूमिका में रखेगी, अगर वो कहेगी चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे, अगर वो कहेगी यहाँ से लड़ना है, तो वहाँ से लड़ने का प्रयास करेंगे। ये मैं पार्टी सौभाग्यशाली समझूंगा अगर पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा। सर, नैनीताल जिले के लिए किस तरह की चुनौतियां अभी पार्टी के आगे हैं? मैं कह सकता हूँ राजनीतिक रूप से तो कोई चुनौतियां हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जिला जी हर जिलों में, उत्तराखंड के सभी जिलों में अव्वल जिला बने जी। और प्रथम बनने के लिए चुनौतियां होती हैं जी। इसलिए उन चुनौतियों में हम सब लोग मिलकर, वो केवल मेरे द्वारा नहीं, आप भी उसमें साथी बने, अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी साथी बने, हमारा जिला इस प्रदेश का नंबर 1 जिला बने, देश का नंबर 1 जिला बने। इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। वो अनेकों प्रकार से हो सकता है, वो सामाजिक समरसता से हो सकता है, वो खेल के द्वारा हो सकता है, वो स्वरोजगार के माध्यम से हम पूरे भारत में उदाहरण, उत्तराखंड में उदाहरण पेश कर सकते हैं। अनेक उसके माध्यम है। उसमें एक माध्यम राजनीतिक क्षेत्र भी है। जी जी। तो उस राजनीतिक माध्यम से भी हमारा नैनीताल जिला सबसे अधिक मतों से जीतने वाला जिला बने, मैं तो ये चाहूंगा जी। और उसके साथ यहाँ पर जितनी भी समस्या, सबसे कम समस्याओं वाला, किसी भी रूप से, मैं कहता हूँ सबसे कम लोगों का स्वास्थ्य खराब हो, सबसे अधिक बच्चे फर्स्ट डिवीजन और मेरिट में हमारे वहाँ के आए, स्पोर्ट्स में हमारे जिले के बच्चे बहुत आगे बढ़े, नौकरियों में हमारे बच्चे आगे बढ़े, मीडिया जगत में भी आप जैसी हमारी छोटी बहनें बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे। तो सब मिला के लोग अल्टीमेटली कहेंगे नैनीताल जिले की प्रतिभाएं बहुत ऊपर आ रही हैं। यह चुनौती केवल मेरे पास नहीं,
ये सब युवाओं के पास होनी चाहिए। और अपने जिले को नंबर 1 बनाने के लिए केवल एक राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य की दृष्टि में, शिक्षा की दृष्टि में, रोजगार की दृष्टि में, खेल की दृष्टि में, जितने भी बहुआयामी चीजें हैं सब में हमारा जिला नंबर 1 है। मैं तो ये प्रयास करता हूँ। राजनीति में तो हम लोग 6 की 6 सीटें जीतेंगे, राजनीतिक क्षेत्र की दृष्टि से तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अन्य दृष्टि से भी जब आगे बढ़े तो मेरे को लगता है ये चुनौती सब युवाओं को स्वीकार करनी चाहिए। जी जी सर, नैनीताल की अगर हम बात करें, एक टूरिस्ट प्लेस है वो, लेकिन अगर हम हिमाचल से अगर हम कंपेयर करें शिमला, कुल्लू, मनाली, तो उस तरह के ना तो होटल्स हमें नैनीताल में दिखते हैं और ना ही उस तरह की सुविधाएं दिखती हैं। तो उस विषय में क्या प्लानिंग्स हैं आगे? देखिए, नैनीताल में बहुत पहले से ही जी हम कह सकते हैं अलग अलग जो जमीन का वर्गीकरण है अलग अलग स्थान मापों के हिसाब से करा गया है। उसमें कुछ ग्रीन बेल्ट, कुछ डेंजर जोन, जो हमारे भूवैज्ञानिक बताते हैं, इस तरीके से उसका वर्गीकरण है। अब उसमें स्थानों की उपलब्धता अगर आप केवल नैनीताल को केंद्र मानकर कहेंगे तो हो सकता है कम हो, लेकिन अगर आप नैनीताल जिले की बात करेंगे तो आज मैं कह सकता हूँ रामनगर में वर्ल्ड क्लास होटल्स हैं। ताज तक रामनगर में है। आप थोड़ा साइड को जाएंगे, आप रामगढ़, मुक्तेश्वर, पूरा अन्य क्षेत्र भी नए नए टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप हो रहे हैं। नैनीताल की भौगोलिक दृष्टि से एक संरचना है और उस संरचना में जितनी उसकी ग्रोथ हो सकती थी, अब पुराने होटल बने हुए हैं तो पुराने होटल और पुराने समय के हिसाब से बने होंगे। मैं कह सकता हूँ शिमला, हिमाचल प्रदेश या कोई भी जो पर्यटक स्थल होगा वहाँ पर जो पुरानी चीज़ें होंगी पुराने होंगे, जो नई चीज़ें बनी होंगी वो नए के हिसाब से बनेंगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आप देखिएगा पूरे नैनीताल जिले में ये पूरी बेल पड़ाव की बेल्ट से लेकर रामनगर की बेल्ट तक और ये रामगढ़ भवाली से लेकर रामगढ़ मुक्तेश्वर तक, थानाचूली तक, एक से एक ऐसे आलीशान हमारे पास होटल्स भी हैं, हमारे टूरिस्टों का स्वागत करने के लिए स्थान भी हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं गर्व के साथ कि हम दुनिया के किसी भी राजनेता, किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को हम अपने वहाँ का आतिथ्य दे सकते हैं और उसको खुश करके भेज सकते हैं। जी 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 सर, अगर हल्द्वानी की मैं बात करूं, ISBT का एक मसला जो बीच में फंस गया है, वो कब हम एक्सपेक्ट करें कि कागजों से उतरकर कभी इम्प्लीमेंटेशन उसकी होगी? देखिए, बहुत शीघ्र ही जी यह जो ISBT का मामला है, जो सरकार ने ISBT बनाना है उसका स्थान चयन हो गया है। उसके बाद आगे की जो फॉरेस्ट की कार्रवाइयाँ होती है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब उस सरकारी काम है, उसको यहाँ पर बोलना ठीक नहीं है, वो सरकार का काम है। और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ बहुत शीघ्र यहाँ पर एक 4 स्टार 5 स्टार ISBT का निर्माण होने जा रहा है। आप सब लोग भी उस ISBT को देखकर मैं कह सकता हूँ कि कहेंगे कि ISBT उत्तराखंड का सबसे बेहतर ISBT है। ऐसा ISBT ये सरकार देने जा रही है और ये कागजों में नहीं, ये जमीन पर भी चल रहा है। बहुत जल्दी ये सारी प्रक्रिया पूरी होते हुए इसका शिलान्यास आप सब लोग अपने आप से देखेंगे। सर, एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हल्द्वानी का रिंग रोड वाला, इसकी घोषणा तो खुद मुख्यमंत्री जी ने भी की थी। तो ये कब कागजों से उतरकर अब हम इसको देखेंगे इम्प्लीमेंट होते हुए, क्योंकि अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है उस और कुछ होते हुए? रिंग रोड का विषय भी आया था जी, उसमें जो पेड़ों की क्षतिपूर्ति वाला विषय है जी, एक बहुत बड़ा विषय है। रोड की चौड़ाई को लेकर विषय है, उस सबका आकलन हुआ, प्राकलन हुआ, वो बजट और ज़्यादा आगे बढ़ गया है। तो उसके लिए पुनः उसकी स्वीकृति के लिए प्रतीक्षारत है। मैं कह सकता हूँ बहुत शीघ्र ही रिंग रोड भी आपको हल्द्वानी में देखने को मिलेगी। ये कभी भी घोषणाएं बहुत जल्दी भी हो सकता है, तो आप उस समय कहेंगे कि एक ही दिन में 2-3 इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। ये शीघ्र ही जो हमारे प्रोजेक्ट थे, जनता के हित के प्रोजेक्ट हैं, वो शीघ्र ही सब पूरे होंगे। और मुझे ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी पे सबको विश्वास है। मैंने जो कहा, बातें कम काम ज़्यादा। काम चल रहा है, लेकिन काम तुरंत ही सब लोगों के सामने भी आएगा और ये ISBT का निर्माण और रिंग रोड का निर्माण बहुत शीघ्र इसमें कार्रवाई होगी और जल्दी ही इनके प्रोजेक्टों को आगे बढ़ेंगे। जी सर, जी सर, इलेक्शंस, मैं दोबारा इलेक्शंस पे यहाँ पे आना चाहूँगी। इलेक्शंस करीब हैं, तो इस बार क्या कुछ नए चेहरे भी चुनाव लड़ते दिखेंगे या फिर पुराने ही चेहरे हमें दिखने को मिलेंगे? देखिए, ये तो पार्टी हाईकमान का निर्णय होता है। प्रदेश हमारा बोर्ड है, जी, उसके बाद सेंट्रल बोर्ड होता है। ये निर्णय करना है सब, ये उनका अधिकार है, उनका ही काम है कि वो
किस प्रकार की योजना रचना के साथ आगे के चुनाव में जाते हैं। मैं तो अभी इतना कह सकता हूं कि हमारे सारे विधायक बहुत तन्मयता से, बहुत श्रेष्ठता के साथ अपना काम को पूरा कर रहे हैं। सारे मंत्री हों, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हों, सब लोग बहुत योजनाबद्ध तरीके से जो जो जनता के बीच में बातें कही थी उनके एजेंडे की ओर को बढ़ रहे हैं। और क्योंकि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होता है, प्रदेश नेतृत्व का निर्णय होता है, इस निर्णय पर मैं क्या बोल सकता हूँ। जी जी, ये थे हमारे साथ बीजेपी के नैनीताल जिले के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।